नमस्कार दर्शकों, जब जब स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है तब तब डॉक्टर्स की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज का जो ये दौर है, जब हम एक संक्रमण की महामारी से गुजर रहे हैं, तब ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम डॉक्टर के परामर्श से अपने आप को सुरक्षित रखें। किस तरह से कोई भी संक्रमण हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, किस तरह से हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, क्या उसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं और डॉक्टर्स का परामर्श उसमें कितना हमें सहयोग दे सकता है, इन्हीं सब बातों पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और साथ ही जो एक नवीन जीवन शैली है और जो हमारी एक पर्सनल हाइजीन है, वो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कोरोना संक्रमण से बचाव में, और इसके साथ साथ किसी भी संक्रमण को हम तक पहुंचने देने से रोकने में वो कितनी कारगर साबित होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर PS धवन को, जो सिविल हॉस्पिटल हिसार से रिटायर्ड CMO रह चुके हैं और अभी एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर धवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस परिचर्चा में। और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कोई भी संक्रमण होता है तो उससे बचाव के लिए हम क्या क्या उसके उपाय अपना सकते हैं कि वो संक्रमण हमें संक्रमित न करे, वो इन्फेक्शन हम तक न पहुंचे। बेसिकली अब इसको हम आजकल जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है तो इसी के विषय में लेके बताएंगे कि इसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होती है, ये कोरोना भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। जब हम खांसते हैं, बोलते हैं, तो मुंह से जो कीटाणु है संक्रमित व्यक्ति के, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो उसमें हमें एक तो डिस्टेंस मेंटेन करना, सब अप्रोक्सीमेटली 6 फीट का डिस्टेंस, बाकी मास्क लगाना, मुंह पे मास्क जरूरी है। कहीं भी हम बाहर जाएं, कहीं पे भी जाएं तो मास्क लगाना जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। और इसके अलावा हमें कई संक्रमित चीज़ों को हम छू लेते हैं या कहीं पे हाथ पे पैर पे लग जाता है, तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हाथ को साबुन से अच्छी तरह से साफ करना। और कहीं हम बाहर जाएं तो बाहर से आने के बाद अपने जो संक्रमित हॉस्पिटल में गए या किसी ऐसी जगह गए जहाँ संक्रमण के चांसेस हैं, तो आके कपड़े चेंज करके नहा के दूसरे कपड़े पहनना और उन कपड़ों को प्रॉपरली वॉश करना। ये तो अपने पर्सनल हाइजीन। बाकी हम ऐसा बिहेवियर रखें कि दूसरों को ना हो, तो ये सब चीज़ें हम जरूर करें ताकि इससे दूसरे संक्रमित ना हो। डॉक्टर साहब, ऐसे देखा गया है कि जब जब मौसम चेंज होता है, जब जब वेदर चेंज होता है, तो संक्रमण लोगों में फैल जाता है और ज़्यादा मरीज आने लग जाते हैं। तो क्या ये भी उसी तरह का संक्रमण है या ये दूसरी लहर है, एक नोवल कोरोना वायरस है, एक नए तरह का संक्रमण और नए तरह के इसके लक्षण हैं? आमतौर पे हमने देखा है कि वायरल फीवर होता है तो अक्सर आता है और वो अपने आप ही ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक नया वायरस है कोविड-19, तो इसके जो संक्रमण है इसमें भी वैसे ही वायरल फीवर के जैसे सिम्टम होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, खांसी जुकाम होना, गले में खराश होना, वैसे ही सिम्टम है। 80% लोगों में ये आमतौर पे वैसे ही साधारण वायरल फीवर की तरह ठीक हो जाता है। लेकिन 15% केसेस में हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन देनी पड़ती है। और 5% केसेस जो है वो क्रिटिकल हो जाते हैं, जिनको कि वेंटिलेटर वगैरह की सुविधा देनी पड़ती है। ये क्योंकि ये वायरस मुख्य रूप से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको इफेक्ट करता है, उसको डैमेज करने की कोशिश करता है। तो किस तरह के आयु वर्ग के इस वक्त मरीज आपके पास ज्यादा तादाद में आ रहे हैं? ये आम तौर पे जो है ओल्ड एज में मोर देन 60-50, और या जिनको कोई अनसंक्रमण है, जैसे किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है, इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इनकी जो है ना सेल्फ डिफेंस, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म वीक होता है, इम्यूनिटी लो होती है तो उनमें ये ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण करता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप मेडिकेशन तो उनको बताते ही हैं, उनको परामर्श देते हैं, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या इम्यूनिटी की, जैसे आपने बात की, तो उसको बढ़ाने से
उसमें योग का भी एक हम मान सकते हैं कि योग भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। योग भी जैसे कोई भी एक्सरसाइज हो, जी जैसे रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है तो फेफड़ों में शक्ति देता है, जी प्लस जो एंटी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, ये सब देते हैं इसमें जी। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। तो जैसे कहा जाता है कि ये कोरोना संक्रमण 2020 से जब ये शुरू हुआ, जब भारत में इसने दस्तक दी, उसके बाद एक बार को ये लगने लगा था कि जब वैक्सीनेशन हमारे पास आ गई है तो अब टीकाकरण के जरिए हम इसको रोक लेंगे हम इसको। लेकिन अब 2021 में दोबारा से ये आक्रामक रूप से हमारे बीच में आया है। तो क्या आपको कारण लगते हैं कि किस वजह से टीकाकरण से लोग बच रहे हैं? क्यों वो इतना खुल करके टीकाकरण के लिए नहीं आ रहे हैं? किस किस तरह का डर है, क्या पशुपेश है, क्या ऊहापोह है उनके दिमाग में कि वो टीकाकरण के लिए इतना ज़्यादा अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं? ऐसा वायरस जो होता है ना, ये म्यूटेट करता है। जैसे फर्स्ट वेव था उसमें वायरस था, सेकंड वेव में आया तो डिफरेंट स्टेन्स, यूके स्टेन, साउथ अफ्रीकन स्टेन, तो ये म्यूटेशन से हो गई है। तो इनकी वजह से इन्फेक्शन होने लगा है। और टीकाकरण तो अभी कुछ देर पहले ही शुरू, कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है, बिल्कुल। तो अभी तो बहुत कम लोगों को टीका लगा है। और टीके से कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। टीकाकरण सबको करवाना पड़ेगा। ये 18 साल से ऊपर तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस भी कर दिया है कि सबको लगना चाहिए टीका। बच्चों में अभी तक इसके ट्रायल नहीं हुए, टीका बच्चों में कितना सेफ है, तो इसलिए अभी ट्रायल चल रहे हैं। अभी 18 वर्ष से नीचे नहीं अलाउ किया गया है टीकाकरण। जी, जी, जी। और इस टीकाकरण से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सब अच्छे से लगाते हैं, मैंने भी लगवाया हुआ है जी। और ये सबको लगवाना चाहिए। इसके सिंपल जैसे साधारण टीके में बुखार वगैरह होता है, थोड़ा 1-2 दिन के लिए रहता है, फिर ठीक हो जाता है। जी। तो दर्शकों, आप तो आप ये मान सकते हैं कि जब डॉक्टर साहब खुद इस चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं कि वो खुद भी उन्होंने टीकाकरण करवाया है और उस टीकाकरण से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आएँ स्वास्थ्य केंद्रों पर या सरकारी अस्पताल पर या जो भी आपके आसपास में जो अस्पताल है वहाँ पर आएँ और अच्छे से आप टीकाकरण करवाएं। सभी आयु वर्ग या सभी लोगों के लिए टीकाकरण जो है वो सुरक्षित है, या किन्हीं लोगों के लिए आप इसे ये भी मानते हैं कि इन लोगों के लिए ये टीकाकरण जो है वो सुरक्षित नहीं हो सकता, या कुछ एलर्जीज जिनके अंदर होती हैं उनको आप थोड़ा सा रोकते हैं इन चीज़ों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी को नॉन एलर्जी हो किसी चीज़ से तो उसके लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं। अदरवाइज ये सभी आयु वर्ग के लिए 18 साल से ऊपर अडल्ट में सबको दे सकते हैं। आप देखिए कि बच्चों में इम्यूनाइजेशन होती है तो ऑलमोस्ट सभी को दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, एक्सेप्ट जिनको कोई खास तरह की एलर्जी ना हो, तो उनके लिए थोड़ा बचाव रखना होता है। अदरवाइज तो 99% को तो दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। और डॉक्टर धवन, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, पहले उनका ये स्लोगन था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब दवा आ गई है, टीकाकरण, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि हमारा देश 135 करोड़ जनसंख्या का देश है, तो अभी कुछ वक्त से ये टीकाकरण शुरू हुआ है और कुछ फेजेस में ये शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे टीकाकरण से पूरे देश के जो लोग हैं उनको बचाव किया जाएगा, उन्हें टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन अब जो दूसरा स्लोगन है वो ये है कि दवाई भी और कड़ाई भी। इससे आप क्या समझते हैं कि क्या ये लगता है कि लोगों में लापरवाही बढ़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें कहना पड़ा कि दवा के साथ साथ आप ये मत सोचिएगा कि आपने अगर दवा ले ली है तो जो आपको एक रोकथाम के जो उपाय हैं उनसे आप निजात पा लेंगे, उसके बाद भी वो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा उसको बनाए रखना पड़ेगा? ऐसा है कि टीकाकरण से भी 100% प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी ट्रायल फेज में है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट टीके के क्या है ये अभी नहीं पता, स्टडीज चल रही हैं। तो टीकाकरण के बाद एक एडवांटेज ये है कि अगर आपको कोरोना की इन्फेक्शन होगी तो वो सीवियर नहीं होगी, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो इसलिए टीकाकरण इसलिए भी जरूरी है। दूसरा, अभी कोरोना की कोई फिलहाल सही दवाई नहीं आई है, अभी चल रही है ट्रायल। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था अमेरिका में ट्रायल चल रही है, टेबलेट एंटीवायरल ड्रग खोज रहे हैं। हो सकता है जल्दी वो मार्केट में आ जाए। तो उन्होंने कहा है कि 5 दिन वो दवाई लेने से कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक मार्केट में नहीं आती तब तक वैक्सीनेशन
और प्रिवेंशन, यही दो उपाय हैं हमारे पास। बिल्कुल। डॉक्टर धवन, क्या आपको लगता है कि ये जैसे सेकंड वेव है, दूसरी लहर है, क्या इसी तरह से कोई तीसरी लहर भी आ सकती है, या कहीं ना कहीं हम इस महामारी की रोकथाम करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, आ सकती है। या तो हमारा देश इतना बड़ा है कि हम सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर सकते, तो ये एक बार डिजीज जैसे पहले सप्रेस हो गई थी, फिर दोबारा उभर के आई है। हो सकता है जीन, वायरस के जीन फिर म्यूटेट करें, हो सकता है तीसरी लहर भी आए, चौथी भी आ सकती है। जी। तो किस तरह की भ्रांतियां आप देखते हैं कि लोगों के बीच में व्याप्त हैं इसको लेकर? किस तरह का डर है? आपके पास रोगी आते हैं, आप पूरे दिन में काफ़ी लोगों से आप मिलते हैं, उनका उपचार करते हैं, तो किस तरह का डर उनके मन में आप देखते हैं इस चीज़ को लेकर के? एक तो लोग टेस्ट करवाने से घबराते हैं। वो कहते हैं भी टेस्ट करवाएंगे, पॉजिटिव आएगा तो हमें क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके क्वारंटाइन में ना रहने से उनके घर वालों को, जो घर के अंदर बुजुर्ग हैं, उनको कितनी कष्ट हो सकता है, कितनी बीमारी हो सकती है, या उनके जान पहचान वाले जिनसे वो मिलते हैं उनको वो बीमारी दे सकते हैं। और वैसे भी टेस्ट, किसी को सिम्टम हो तो टेस्ट देने के बाद भी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक भी उसको अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, ताकि अगर पॉजिटिव आए तो वो इस बीच में भी किसी को इन्फेक्शन ना दे सके। क्योंकि हाँ, टेस्ट से बचना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज कि उनको ये लगता है कि अगर हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तो हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। बल्कि वो ज़्यादा बढ़िया है कि अगर वो टेस्ट करवा लें, और अगर किसी कारण से वो संक्रमित होते हैं उस टेस्ट में, तो बल्कि उसका प्रॉपर मेडिकेशन ले। जैसे और किसी वायरल फीवर के लिए या और किसी रोग के लिए वो इलाज करवाते हैं, तो उस तरह से उसका मेडिकेशन करवाएं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक घबराहट है उसको लेकर के कि हमें क्वारंटीन होना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। तो इस तरह की भ्रांतियां उनके दिमाग में हैं अभी, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। ये तो एजुकेशन से ही हो सकता है, उन सबको बताएं भी कैसे करना है। जैसे शुरू में हमारे पास कोई ऐसा डाटा भी नहीं था, पता भी नहीं था वायरस को कैसे ट्रीट करना है। शुरू में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लग गया या किसी एक मोहल्ले में केस मिल गया तो पूरे मोहल्ले को क्वारंटाइन किया जाता था। लेकिन अब ये है कि अब सिर्फ उसी घर में उस आदमी को ही क्वारंटाइन करते हैं जिसको इन्फेक्शन आती है। जो बीमारी के बारे में पता चलता है, रिसर्च होती है, उसके बारे में हमारी जानकारी बढ़ती जाती है, हम उसको ट्रीटमेंट करने में सक्षम होते जा रहे हैं। तो किस तरह की दवाइयाँ, किस तरह के वैक्सीनेशन और आने की उम्मीद है, या इन्हीं वैक्सीनेशन के जरिए हम इस संक्रमण पर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, वैक्सीन तो यही है। जैसे इंडिया में अभी तो दो हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। अब स्पुतनिक रशिया वाला वैक्सीन भी आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने अमेरिकन वैक्सीन को भी अलाउ कर दिया है। तो ये सब वैक्सीन आएंगे तो सबको लगेंगे धीरे धीरे। जब ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को लग जाएगा तो इसका ट्रांसमिशन भी, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, ट्रांसमिशन भी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। और बाकी बीमारी तो इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जी। फीवर हो तो पैरासीटामोल लेना है, बाकी मल्टीविटामिन ये सब। हाँ, लेकिन अगर किसी को सांस लेने में कठिनाई हो, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर से आप रेस्पिरेशन देखो 92 से नीचे आ जाती है, या आप इसका एक और टेस्ट कर सकते हैं कि 6 मिनट वॉक, 6 मिनट चलने के बाद फिर आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखो। अगर वो कम हो जाती है तो ऐसे मरीज को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ती है, तो उनको एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में। ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ये आपने कुछ लक्षण बताए कि इनको आदमी खुद भी चेक कर सकता है। आप होम क्वारंटाइन पे है पेशेंट, इनिशियली सिम्टम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर तो बल्कि गवर्नमेंट जो है ना आजकल जो पॉजिटिव मिलते हैं सबको हेल्थ डिपार्टमेंट इशू भी कर रहा है पल्स ऑक्सीमीटर। आप अपनी पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें, 95% से ऊपर रहे तो इसका मतलब ठीक है, निश्चिंत रहें। लेकिन अगर इससे कम आती है 94 या इससे कम या 92 या किसी तरह सांस लेने में कठिनाई होती है, तो उस कंडीशन में आप हॉस्पिटलाइज हुए। तो ये कुछ ऐसे प्रारंभिक लक्षण हैं जिनको आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब आपको ये लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है शरीर में और शरीर आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा एक स्वस्थ शरीर के हिसाब से, तब फिर वो ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लें और उनकी जो मेडिकेशन है उसका पूरी तरह से फॉलो करें, चाहे वो होम क्वारंटीन होकर के करें या फिर हॉस्पिटल। नहीं, अगर सैचुरेशन कम रहती है तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना चाहिए तब। जी जी जी। सांस लेने में कठिनाई हो, क्योंकि अगर ये
ज़्यादा बढ़ गई तो वेंटिलेटर वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है, बाईपैप वेंटिलेटर, सांस के मतलब सहायता देने में मशीनें जो उनकी जरूरत पड़ सकती है। इसमें फेफड़ों में ना संक्रमण हो जाता है जी, तो उस वजह से ये दिक्कत है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जब जब हम ये देखते हैं कि शहरों में हों या गांव में हों, जब लोग बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होता है कि भाई हमें जब संक्रमण नहीं है तो हम इस चीज़ का इतनी क्यों पालन करें कि हम मास्क लगा करके जाएं, हम तो संक्रमण नहीं फैला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप इससे बचे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो और लोगों के जब आप टच में आते हैं तब वो संक्रमण फैल सकता है और उसको आप अपने घर लेकर के आ रहे हैं, तो जो आपके घर के लोग हैं वो भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो जो भी ये 3 चीज़ें हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कुछ ऐसे ज़्यादा ऐसा है कि कोई कॉस्टली इलाज नहीं है, सिर्फ एक मास्क आपको लगाना है, हाथों को धोना है और दूरी एक मेंटेन करनी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में ये लापरवाही है जो इस संक्रमण को और ज़्यादा दुगनी तेजी से फैलने में सहायक हो रही है। इसमें एक और है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, जिनको कोरोना का संक्रमण तो है, कोई सिम्टम नहीं है जी, ऐसे भी बहुत से पेशेंट हैं तो आपको पता ही नहीं कि आपको हो चुका है या नहीं हो चुका। हाँ। तो वो भी तो फैला सकते हैं। जी जी जी, वो उससे दूसरे को फैल सकता है अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे। अब आप पीछे कई जगह सीरियस सर्वे हुआ है, एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है जी, भाई पॉजिटिव तो केस इतने हैं, लेकिन दिल्ली में हुआ था पहली बार में 22% पॉपुलेशन में एंटीबॉडी पाई गई कोरोना की, जिनको कि कोई सिम्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं टेस्ट भी जरूरी है और उसके साथ टीकाकरण भी जरूरी है। टीकाकरण भी जरूरी है। और टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो किस तरह के टेस्ट इसके अंदर रिकमेंड करते हैं आप? एक कौन से टेस्ट हो सकते हैं? जल्दी करना हो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जो कि अप्रोक्सीमेटली उसकी एक्यूरेसी 50% के आसपास है। ओके। अगर तो वो पॉजिटिव आ जाता है तो ठीक है, आपको संक्रमण है। अगर आप फिर भी सस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर भी इसमें ये तो नेगेटिव आ गया एंटीजन टेस्ट, लेकिन फिर भी है, तो आरटीपीसीआर जो है ना ये बेटर टेस्ट है। ये रियल टाइम पर टेस्ट होता है। हाँ जी। उसके जो नतीजे हैं वो ज्यादा विश्वसनीय हैं। ज्यादा विश्वसनीय है वो। तो किस तरह का टेस्ट होता है, कैसे हम उस टेस्ट को करते हैं डॉक्टर्स? नाक में से नेजल स्वैब लिए जाते हैं और उस फिर लेबोरेटरी में जाके उसको टेस्ट किया जाता है। तो कितना वक्त लगता है इसके नतीजों को आने में? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे तो 1 दिन का टाइम लग जाता है जी। और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो सब प्रिकॉशन लेनी है, दवाई लेनी है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, आज के इस महामारी के दौर में क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो किस तरह से इस संक्रमण से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, ताकि इस महामारी से हम जल्द से जल्द निजात पा सकें? आदमी को सबसे पहले तो अपने आप को बचाना है, फिर अपने परिवार को, फिर समाज को। तो ये जो मास्क पहनना है ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और मास्क के थ्रू ही फेफड़ों में चल जाता है ये रेस्पिरेटरी। तो मास्क पहने, जरूर मास्क पहने, जहां भी जाएं मास्क पहने, और डिस्टेंस 2 गज की दूरी डिस्टेंस बना के रखें, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, चाहे साबुन से धोएं या हैंड सैनिटाइजर हैं उनसे हाथ साफ करते हैं। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं ये एक जीवन शैली का हिस्सा हमें इसे बनाना पड़ेगा कि हम जब भी बाहर जाएं मास्क ज़रूर पहनें और ख़ुद भी रोकथाम करें, दूसरों के लिए भी रोकथाम करें। और डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ किस तरह की और आप इलाज, प्रिकॉशन आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे ताकि वो संक्रमण से, इस इन्फेक्शन से बचे रहें? एक तो खाना हेल्दी फूड खाएं, मतलब फैट और ये सब वसा वगैरह ज़्यादा नहीं खाएं, नॉर्मल सिंपल फूड, सादा खाना आराम। दूसरा, हवादार जगह पे रहें, क्लोज रूम में नहीं रहें, क्योंकि उसमें वायरस इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। इसकी चेन को ब्रेक करने में यही सब चीज़ें कारगर साबित होंगी। हाँ जी। डॉक्टर धवन, जैसा कि आपने बताया कि योगा भी इसके अंदर ज़रूरी है और साथ में जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप जो खान पान है उसका भी आप ध्यान रखें, तो किस तरह के योगा आप बताना चाहेंगे कि जो हमारे जो लोग हैं, आम जो जनता है, वो उस योग को करे और किस तरह का खान पान, और साथ में जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो उनकी बरकरार रहे?
आमतौर पे तो जो हमारे रूटीन की एक्सरसाइज है या वॉकिंग है जी वो सब हो, प्लस इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पर्टिकुलरली डीप ब्रीदिंग जैसे कि अगर अनुलोम विलोम है ये सब किया जा सकता है। जी और खान पान में जो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें हम, जैसे दालें हैं, पनीर है, कोई अंडा खाता है तो अंडा है, इस तरह प्रोटीन डाइट लेने से बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी। जी और बाकी जो है प्रिकॉशन है सारी ये जो डिस्टेंस, मास्क और ये सब रखने चाहिए। जी जी। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर धवन ने आज इस परिचर्चा में हमें बताया कि जो हमारी जीवन शैली है उसमें हमें इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा कि जिससे हम इस रोग की, इस इन्फेक्शन की रोकथाम कर सकें। साथ ही अपनी जीवन शैली में वो बदलाव करने होंगे ताकि हम खुद भी इस रोग से बचे रहें और साथ में जो हमारा समाज है वो भी इस रोग से बचा रहे। कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस समय बहुत ज़्यादा सतर्क होकर इस बीमारी से बचने की। इस बीमारी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से बेधड़क होकर टीकाकरण करवा सकते हैं और बल्कि टीकाकरण आपको करवाना ही है। आप ये मान करके चलें कि वो टीकाकरण आपको करवाना ही है। और जिस तरह से अब सरकार ने कहा भी है कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों के लिए टीकाकरण को आवश्यक कर दिया जाएगा, तो उस टीकाकरण में हमारी गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि आप इस संक्रमण से, इस इन्फेक्शन से बचे रहें। और वैसे डॉक्टर साहब, एक शेर मुझे याद आ रहा है बशीर बद्र साहब का कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। हमारे हिंदुस्तान में हाथ जोड़ के नमस्कार करने का प्रचलन बहुत पहले से है और वही प्रथा अब दोबारा से आ गई से है। जी 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 बिल्कुल। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे अब विदा लेंगे। और डॉक्टर PS धवन, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया।